I hope everyone is doing good. We are back with your class 11 biology chapter 12 that is mineral nutrition और आपकी इस यूनिट का लास्ट चैप्टर. ओके, जब हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन है क्या? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो हैं, है ना, लिपिड्स हो गए, वाटर हो गया. So all these things, these are required for all living creatures to survive. ठीक है ना, ये सब चीज़ें सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं बाय द जो लिविंग बींग्स हैं. ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं ना उनको भी तो चाहिए ना, प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके, है ना. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना, प्लांट्स को भी तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. सो दिस इज व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, अब ये पता चल गया क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, वाटर, दीज आर द थिंग्स जो आप पढ़ोगे मिनरल न्यूट्रिशन जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं. फाइन. अगर हम जब बात करते हैं एक मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आएंगे. आई जस्ट मैं तुम्हें ऊपर से बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें, देन डिटेल में तो हम बाद में हर एक चीज़ के फंक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, हर चीज़ के फंक्शंस पढ़ेंगे, देन विल गो वन बाय वन. ठीक है, अगर हम मेथड्स पढ़ें, जो मेथड्स होते हैं कि स्टडी कर सके मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, तो उसमें क्या आता है? ठीक है, उसमें आता है हाइड्रोपोनिक, ठीक है, और एरोपोनिक. ठीक है, ये क्या मेथड कि हम स्टडी करते हैं मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, अब जब हाइड्रोपोनिक हो गया, ठीक है, ये मेथड हाइड्रोपोनिक हो गया, ये वो मेथड है जिसमें प्लांट ग्रो करता है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में रादर देन सॉइल में. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से एक प्लांट ग्रो करता है, ना कि सॉइल से. ठीक है, जैसे कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स जो करने होते हैं, ठीक है, ये उसमें यूज़ किया जाता है ये मेथड. ठीक है, या यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो प्लांट्स में मिनरल डेफिशिएंसी हो या कोई डिसऑर्डर हो, उन प्लांट्स में यूज़ किया जाता है ये हाइड्रोपोनिक मेथड. ओके, एरोपोनिक जो होता है, इसमें क्या होता है, इस पे प्लांट्स पे न्यूट्रिएंट स्प्रे किए जाते हैं. क्या किया जाता है? न्यूट्रिएंट्स स्प्रे किए जाते हैं जो फ्लोट करते हैं एयर में. ठीक है, ये स्प्रेइंग मेथड होता है, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट स्प्रे किए जाते हैं कि डेवलपमेंट हो सके एक प्लांट की. तो हमारे पास क्या आ गया? दो आ गए, दैट इज हाइड्रोपोनिक एंड एरोपोनिक. ओके, फिर हम फर्दर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि मिनरल एलिमेंट्स क्या हैं. ठीक है, अब जो तुम्हारे मिनरल एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. फाइन. अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है, दैट इज हायर अमाउंट ऑफ प्लांट्स नीड दिस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया. ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द सॉइल, एंड दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो तुम्हारे हो जाते हैं, जैसे उसमें आ जाएगा आयरन, मैग्नीज आ गया, कॉपर आ गया, ठीक है, जिंक आ गया, बोरॉन आ गया, ठीक है, क्लोरीन आ गया, निकल आ गया. ये सब चीज़ें तुम्हारे आ गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो टाइनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं बाय द प्लांट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो मैक्रो में क्या आ गया तुम्हारा? कार्बन. अब एक एक करके लिखते हैं. तो क्या आ गया तुम्हारे मैक्रो में?
दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर ऑल फाउंड इन इट. ठीक है. और माइक्रो में मैंने क्या बताया तुम्हें? माइक्रो में तुम्हारा आ जाएगा आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, ओके, क्लोरीन, निकल. ओके, so these are the things you need to remember. These are your micro and macronutrients. ठीक है. फिर उसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट, अब जो एसेंशियल जो रोल्स हैं वो पढ़े जाएंगे. ठीक है. जैसे मैक्रो के क्या है या माइक्रो के क्या है. तो क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आता जाएगा ना, मैं उसमें जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा या माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा, मैं उसके साथ साथ ही उसके फंक्शंस बताती जाऊंगी. आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट यू नो द रोल्स अबाउट इट. ठीक है. हर चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना होता, उसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही तुम्हें याद करने हैं. ठीक है. जो तुम्हें इन क्वेश्चंस के थ्रू ही पता चल जाएगा. सो इट विल बी ईजी फॉर यू, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस होते हैं तो वो हर एक फंक्शन याद करना मुश्किल हो जाता है. तो आप 2 to 3 मेन फंक्शंस उनके याद रखोगे. ठीक है. आधे तो आपके क्वेश्चन के थ्रू ही निकल जाएंगे. Fine. So now without wasting time, let's start with your MCQs. Okay. So your first question is, okay, तो only first question पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ क्लोरीन. कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है क्लोरीन का? ए वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, बी एनायन केटायन बैलेंस, सी पोलन जर्मिनेशन और डी डिटर्मिनेशन ऑफ सल्यूट कंसंट्रेशन. ठीक है. जब हम एक क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. क्या? जो क्लोरीन है फर्स्टली वो जो है ये क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है. क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक है, पहली बात. दूसरा ये है कि जो आयंस होते हैं क्लोराइड के, किसके? क्लोराइड के, वो एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है. ये मेंटेन करता है सेल्स के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को. ठीक है. और ये इन्वॉल्व होता है किसमें? फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, पानी की स्प्लिटिंग में ये हेल्प करता है, जिससे प्रोडक्शन होती है किसकी? ऑक्सीजन की. ये मैंने तुम्हें बता दिया क्लोरीन के फायदे जो ये प्लांट में हेल्प करता है. 3 पॉइंट्स. ठीक है. सो अब तुम्हारे 4 ऑप्शंस दिए हैं. आप बताइए व्हाट डू यू फील कि इसमें से क्या होगा आंसर? ठीक है. कि कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से? सो योर करेक्ट आंसर इज सी पोलन जर्मिनेशन. ठीक है. जो बोरॉन होता है ना, दैट इज ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो रिस्पॉन्सिबल है पोलन की जर्मिनेशन के लिए. वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, जो तुम्हारा वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली स्प्लिट आउट करता है वाटर को कि ऑक्सीजन मिल सके. एक ये चीज़. एनायन और केटायन का बैलेंस मेंटेन करके रखता है. ठीक है. जो बैलेंस ऑफ द सेल है, ओके, ये मेंटेन करके रखता है. डिटर्मिनेशन करता है सल्यूट कंसंट्रेशन की, दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह वो मेंटेन करके रखता है. ठीक है. सो द रॉन्ग वन इज द पोलन जर्मिनेशन. नेक्स्ट चले. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट will not cause delay flowering due to its less concentration. Okay. तो यू हैव टू टेल कि कौन सा एलिमेंट है जो नहीं कॉज करेगा डिले इन द फ्लावरिंग ड्यू टू इट्स लेस कंसंट्रेशन. सो योर करेक्ट आंसर इज ए पोटेशियम. ठीक है. जो तुम्हारा मॉलिडेनम है, सल्फर है और नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इनकी डेफिशिएंसी प्लांट की ग्रोथ को बहुत गंदी तरह इफेक्ट आउट करती है. ठीक है. अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो क्या होगा? इम्पेयर प्रोडक्शन होती है किसकी?
प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी। क्या होगी? स्टंटेड ग्रोथ होगी एंड फ्लावरिंग का भी प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। सल्फर क्या कॉज करता है? सल्फर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो वो क्या होगा, पेल येलो कलरेशन टेक प्लेस करेगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और जो मॉलिडेनम की बात आ गई तो क्या होगा, ये क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड फ्लावर प्रोडक्शन कॉज करता है। क्या कॉज करता है? रिस्ट्रिक्टेड फ्लावर प्रोडक्शन। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं प्लांट के लिए, ठीक है, एंड फ्रूट सेटिंग के लिए। ओके, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। समझ गए? तो ये तीनों चीज़ें की डेफिशिएंसी इफेक्ट आउट करती है फ्लावरिंग के लिए, जबकि बाकियों की नहीं करती है। ओके, समझ गए? तो इनका फ्लावरिंग में बहुत बड़ा रोल है एंड यू शुड नो दिस। पर पोटेशियम ऐसा एलिमेंट है जो फ्लावर डिलेइंग नहीं कॉज करता। ओके, इसका फ्लावरिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेनली जो पोटेशियम होता है वो बेसिकली ये एक्टिवली मतलब एक्टिव होता है इन डेवलपिंग टिश्यूज़ के लिए, ठीक है, जैसे बड्स हो गया, लीव्स हो गई, ठीक है, और रूट टिप्स में इसका रोल है। बाकियों का जैसे फ्लावरिंग में है, इसका रूट टिप्स, डेवलपिंग टिश्यू, बड्स एंड लीव्स में, ठीक है, इसका उसमें रोल है। ये ऑसमोटिक पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। ये इंक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस के रेट, जो पोटेशियम है, ठीक है। तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो भी पोटेशियम पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये जो मॉलिडेनम है, सल्फर एंड नाइट्रोजन है, ये फ्लावरिंग की डिले हो सकता है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, फ्लावर ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए मॉलिडेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चले नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कंटेन सल्फर? इनमें से कौन सा वाइटामिन है जो सल्फर कंटेन करता है? ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी बायोटिन, सी कोबालमीन और डी रेटिनोल। So what is your answer? Your correct answer is B बायोटिन। जो तुम्हारा बायोटिन है वो सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन है। क्या है? सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन है। बाकी एस्कॉर्बिक एसिड तो तुम्हारा वाइटामिन सी है ना। कोबालमीन जो है वाइटामिन B12 है। रेटिनोल जो है दैट इज वाइटामिन ए। ओके, तो इट्स अ सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन। So B is your correct answer. Fine. चले next. Which of the following element activates enzyme catalase को कौन activate करता है? सोडियम, कोबाल्ट, आयरन और सिलिकॉन। Okay. So what is your correct answer? C is your correct answer. जो आयरन होता है तुम्हारा वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंजाइम कैटलेस को एक्टिवेट करने के लिए। फाइन फाइन। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज आयरन। ठीक है, जो आयरन होता है वो एलिमेंट है जो एक्टिवेट करता है इंजाइम कैटलेस को। ठीक है, जो प्लांट्स है वो ऑब्टेन करते हैं आयरन को किस फॉर्म में? फेरिक आयरन के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। ओके, जो तुम्हारा बेसिकली कोबाल्ट भी इम्पॉर्टेंट है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। ठीक है, और जो सिलिकॉन है वो इम्प्रूव करता है हेल्थ ऑफ अ प्लांट। ओके, तो एक्टिवेट एंजाइम कौन हेल्प करता है? दैट इज आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस। ओके, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द बाइंडिंग कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोसोम? जो राइबोसोम्स को बाइंड आउट करता है वो कौन सा एलिमेंट है? ए कॉपर, बी मैग्नीज, सी क्लोरीन और डी मैग्नीशियम. So what is your correct answer? Your correct answer is D मैग्नीशियम. ठीक है, जो तुम्हारा मैग्नीशियम होता है इट इज कंसिडर्ड एज अ बाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम. ओके, अब ये जो तुम्हारा मैग्नीशियम है ना, ये इवन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है. ओके, अब ये प्लांट में कैसे होता है एब्जॉर्ब? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस. ओके, ये आरएनए की और डीएनए की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. और दूसरी चीज़ तो पता चली गया कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है एंड इम्पॉर्टेंट है फॉर द component that is chlorophyll. Okay, so D is your correct answer, that is magnesium. Fine, next चलते हैं. Which of the following micronutrient is used in metabolism of urea? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो यूज होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया के लिए? दैट इज निकल, कॉपर, मैग्नीज और मोलिडेनम. So, what is your correct answer? Your correct answer is A, nickel. Fine. So, your correct answer is what? मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया में कौन हेल्प करता है? दैट इज ए, निकल. ओके, ये निकल एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया और यूरिड्स करता है. फाइन. जो तुम्हारा कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होगा. जो मैग्नीज है वो कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होता है. ओके, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया में जो इन्वॉल्व होगा दैट इज निकल. ओके, next question. Which of the following elements deficiency leads to gray speck of oats? A, manganese, B, molybdenum, C, boron और D, zinc. फाइन. तो बेसिकली क्या होता है, एक ओट्स का प्लांट होता है. ठीक है, उस पर क्या हो गया, आपको ग्रे लाइंस दिखती हैं. ठीक है, ग्रे ग्रे स्पॉट्स दिखेंगे. ये आप डायग्राम ऑन गूगल चेक कर सकते हैं. तो वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? दैट इज़ ए, मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. एंड दिस इज़ व्हाट, ये जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है. क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है. फाइन. और बेसिकली ये कुछ एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम्स. ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, रेस्पायरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, है ना. फाइन. और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर में भी इन्वॉल्वमेंट कॉज करता है. मतलब पानी की स्प्लिटिंग में भी मैग्नीज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है. और अगर इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? दैट इज ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट्स या ग्रे स्पॉट्स ऑन द लीव्स. दैट इज ए, मैग्नीज. फाइन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू एक्जेंथीमिया इन सिट्रस? ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक्जेंथीमिया हो जाता है इन सिट्रस? ओके, सो टेल मी. So your correct answer is B, copper. Okay.
तो क्या होता है, जब अगर आप सिट्रस कोई भी फ्रूट देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली रैशेस आपको दिखेंगे, स्पॉट्स दिखते हैं। ओके ओके। सो बेसिकली आपको क्या होगा, कोई भी लीव होगा या कोई भी सिट्रस फूड होगा तो उसमें ना आपको वाइट कलर के ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे गम्स के। ठीक है, ठीक। और उसकी कैपेसिटी को, फ्रूट बेरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट आउट करता है। ओके, so you can see the gums on the bark, so that is caused by the deficiency of copper. Next, which of the following elements deficiency leads to rosette growth of the plant? जो rosette growth of the plant होता है वो किसकी deficiency की वजह से होता है? A phosphorus, B molybdenum, C boron और D zinc. So what is the answer? ये देखो ज़्यादा डीप नहीं गया है ना, सो यू कैन गो फॉर इट। So what is your answer? Your correct answer is that is D, जिंक। ठीक है, जिंक की डेफिशिएंसी से देर इट लीड्स टू रोजेट ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, जो तुम्हारा फॉस्फोरस होता है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सबको पता है। ये जो होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और जो बोरॉन है वो कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। फाइन। सो जो रोजेट ग्रोथ जो होती है ऑफ द प्लांट वो किसकी वजह से होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ जिंक। रोजेट पता क्या हो गया, रोजेट तुम्हारा हो गया एक सर्कुलर अरेंजमेंट्स होती हैं लीव्स की। ठीक है, और या तो जैसे ना लीव की तरह तुम्हें दिखेगा। ओके, so it looks like a rose, so that is D is your correct answer. Next, which of the following element is beneficial but not essential? हमारे लिए beneficial तो है पर essential नहीं है। So what is your correct answer? A calcium, B molybdenum, C sodium और D zinc. So correct answer is C सोडियम। जो तुम्हारा सोडियम है ये बेनिफिशियल है प्लांट के लिए अगर स्मॉल अमाउंट में दिया जाए, पर जो तुम्हारा कैल्शियम है, मोलिडेनम है और जिंक है, ये क्या है? ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ओके, जो सर्वाइवल ऑफ द प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस। सोडियम स्मॉल अमाउंट्स में इट इज़ नेसेसरी। ठीक है, अगर तुम्हें पता होगा कि हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट भी होते हैं और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, है ना। और देखो बेसिकली अब हमारे पास जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, तो ये ध्यान रखना ना, ये आपको पता होना चाहिए। जो तुम्हारा मैक्रो है, ठीक है, जो ईजिली डिटेक्टेबल क्वांटिटी में मिल जाते हैं। मैक्रो जो एसेंशियल हैं वो 9 एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो 9 है नंबर में, और जो माइक्रो हैं जो एसेंशियल हैं वो कितने हैं? 8 है नंबर में। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, डू नॉट थिंक कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, ये मैं मैक्रो और माइक्रो में बता रही हूँ। तो अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो नो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ लिख लीजिए। एक आ गया कार्बन, देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर आ गया और पोटेशियम आ गया। ठीक है, कैल्शियम आ गया और मैग्नीशियम आ गया। तो तुम्हारे हो गए 9 एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये एसेंशियल हैं जो हमारे लिए। जो 8 एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिडेनम।
ठीक है, बोरॉन, क्लोरीन एंड लास्ट इज निकल। ठीक है, ये हैं तुम्हारे 8 माइक्रो एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चंस ही हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए, और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। ओके, 20 एलिमेंट्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, जिसमें से 17 की हम बात करेंगे। उसमें आ जाएगा तुम्हारा कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है, देन आयरन, बोरॉन, तुम्हारा क्लोरीन हो गया, देन हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है, निकल हो गया, ऑक्सीजन, पोटेशियम, देन कैल्शियम, जिंक और मोलिडेनम। ठीक है, ये तुम्हारे ऑलमोस्ट 17 एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल जो आ जाते हैं दैट इज कोबाल्ट, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, देन वैनेडियम एंड सिलीनियम। ठीक है, दीज आर द नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। तो तुम्हें पता होने चाहिए कि एसेंशियल कौन से हैं और नॉन एसेंशियल कौन से हैं। फाइन, आई होप आई एम क्लियर। तो सोडियम जो है उनमें से बेनिफिशियल है बट इट इज़ नॉट एन एसेंशियल। अभी हमने इसको नॉन एसेंशियल के अंडर ही पढ़ा कि जो सोडियम है दैट इज़ अ नॉन एसेंशियल एलिमेंट, बाकी जो तीनों हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स के अंडर आते हैं। ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट। Which of the following elements are required in less than 10 millimole per kg? A. Carbon, B. Hydrogen, C. Sulfur और B. Boron। कौन सा इस वेट के से कम हमें रिक्वायरमेंट होती है? तो देखो, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए इसमें से मैक्रो कौन सा और माइक्रो कौन सा है। तो इनमें से माइक्रो कौन सा है? तो ऑब्वियसली जो माइक्रो होगा वो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है और मैक्रो ज़्यादा में चाहिए होता है। तो जो तुम्हारा कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर है वो क्या है? वो हैं तुम्हारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनका वेटेज मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी होता है, ग्रेटर होता है। बोरॉन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी वेटेज और रिक्वायरमेंट लेस होती है देन 10 मिलीमोल पर केजी। ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। चले आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट ग्रोन बाय हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस से कौन सा प्लांट ग्रो नहीं किया जाता? ए टमाटो, बी सीडलेस कुकम्बर, सी लेट्यूस और डी पम्पकिन। मैंने तुम्हें दो प्रोसेस है, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स बता दिया, एक स्प्रेइंग सिस्टम बता दिया, हाइड्रो भी बता दिया, है ना। अब तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा प्लांट इस प्रोसेस से नहीं ग्रो किया जाता। सो योर करेक्ट आंसर इज डी पम्पकिन। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोपोनिक क्या हो गया? जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया से ग्रो किया जाता है। ओके, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोपोनिक्स। जो तुम्हारा टमाटो हो गया, लेट्यूस हो गया और कुकम्बर हो गया, ठीक है, ये ग्रो किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। ओके, जैसे पम्पकिन्स और मेलन्स वगैरह जो होते हैं ये हाइड्रोपोनिकली नहीं ग्रो होते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे पम्पकिन हो गया और मेलन होते हैं, इनको बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि ये साइज इनका साइज इंक्रीज करता जाता है। ओके, तो बेसिकली पॉलिनेशन भी डिफ़िकल्ट हो जाती है इनके केस में। ठीक है, क्योंकि इनको इतना एरिया चाहिए होता है तो इनको पॉलिनेट करना मुश्किल हो जाता है और इसके लिए बहुत सारी लेबर भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इसको हाइड्रोपोनिक तरीके से नहीं डेवलप किया जाता या ग्रो नहीं किया जाता। सो पम्पकिन इज द करेक्ट आंसर। ओके,
चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट? चलिए बताइए, ये तो अभी अभी ऊपर भी हुआ है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और कुछ नहीं है। सोडियम, कोबाल्ट, आयरन या सिलिकॉन? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, आयरन। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो उसके अंडर आता है। ओके, प्लांट सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेस देन 10 मिली मोल पर केजी आ गया, जबकि सोडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन के दीज आर योर नॉन एसेंशियल और दे आर बेनिफिशियल बट दे आर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, so what is your correct answer? Your correct answer is C, iron. Fine. चले next. Which of the following element is a macronutrient? अब इनमें से macronutrient कौन सा है? A, copper, B, manganese, C, chlorine और D, magnesium. सेम चीज़ है, कौन सा है? दैट इज डी मैग्नीशियम। बाकी तीनों जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, डी मैग्नीशियम जो होता है दैट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो न्यूट्रिएंट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये जो सारे हैं बेसिकली क्या हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ओके ओके, प्लीज ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो न्यूट्रिएंट इज नॉट यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स? ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज बी, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सॉरी फॉस्फोरस एंड जो पोटेशियम है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फर्टिलाइजर के। ओके, ये रिक्वायर्ड होते हैं अबंडेंस बाय द प्लांट। ओके, जो ऑक्सीजन होता है इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं करते हैं, तो इनमें ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं विच इज नॉट यूज इन द फर्टिलाइजर, दैट इज बी, ऑक्सीजन। ओके, so by this we have completed around 15 question. Tomorrow next class we'll start with the part 2. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे के 15 to 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट इट। फाइन, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ इसको अच्छे से करें सो दैट वी कैन गो ऑन एंड ऑन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।